So guys, let's start with CBSE textbook exercise motion in one dimensional. Okay, तो पहला क्वेश्चन हम लोग करेंगे. In which of the following examples of motion can the body be considered approximately a point object? तो point object क्या होता है? अगर motion का distance जो object जहाँ travel कर रहा है, for example ये L है, तो अगर diameter D है, if L is greater than D, तब ये point object माना जाता है, right? तो उस हिसाब से पहला ऑप्शन अ रेलवे कैरेज मूविंग विदाउट जर्क्स बिटवीन टू स्टेशन. रेलवे कैरेज एक पॉइंट ऑब्जेक्ट माना जाएगा क्योंकि दो स्टेशन की जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू रेलवे कैरेज का विड्थ या लेंथ. ओके, बी पे चलते हैं. अ मंकी सिटिंग ऑन टॉप ऑफ मैन साइकिलिंग स्मूथली ऑन अ सर्कुलर ट्रैक. तो ये भी एक तरीके से पॉइंट ऑब्जेक्ट ही माना जाएगा क्योंकि जो मैन साइकिल कर रहा है वो एक सर्कुलर ट्रैक पे कर रहा है जो बड़ा हो सकता है, राइट. थर्ड इज अ स्पिनिंग क्रिकेट बॉल दैट टर्न्स शार्पली ऑन हिटिंग द ग्राउंड. इस केस में मैं ये बोलूँगा कि स्पिनिंग बॉल जो होता है ये ग्राउंड से टकराने के बाद एक दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है, राइट. और साथ में बॉल स्पिन भी कर रहा है. मतलब बॉल अगर स्पिन कर रहा है और स्पिन बॉल करने की वजह से इसका हल्का सा डायरेक्शन भी चेंज होगा, इट मीन्स दैट दिस सिस्टम कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट क्योंकि ये रोटेशनल की तरफ हमें मोड़ रहा है. फोर्थ है अ टम्बलिंग बीकर दैट हैज स्लिप्ड ऑफ एज ऑफ द टेबल. ये भी एक तरीके से रोटेशनल मोशन है जो टेबल के एज से टर्न हो गया, मतलब टॉपल हो गया है. तो जिसमें भी रोटेशनल मोशन की कैटेगरी का सीन बन रहा है देन दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर. दी पोजिशन टाइम ग्राफ फॉर टू चिल्ड्रन ए एंड बी. दो बच्चों का दिया हुआ है. स्कूल ओ है, ये स्कूल है ओ. पी और क्यू जो है ये इनके होम के डिस्टेंस है, मतलब जहाँ पे घर है इनके डिस्टेंस है. अब इसमें हमें करेक्ट एंट्रीज बताना है. ए लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन बी या बी लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन ए. क्या होगा? तो डिस्टेंस हम देखेंगे तो इसमें ए का जो घर है वो P है, तो होम ऑफ ए इज P एंड होम ऑफ B इज Q. सीधी सी बात है कि P जो है वो O के पास है, राइट. ये डिस्टेंस कम है और ये डिस्टेंस Q से O का डिस्टेंस ज़्यादा है. A lives closer to school than B, राइट. अब आ जाते हैं ऑप्शन बी पे. A starts from school earlier than B या B starts from school earlier than A. अब इसमें देखिए कि टाइम किसका पहले. टाइम की बात कर रहे हैं तो हम टाइम वाले एक्सेस में आ जाते हैं. ये जो टाइम है ये B का है, ये जो टाइम t इक्वल 0 है ये A का है. इसका मतलब क्या है? A जो है जल्दी निकल रहा है अपने स्कूल से घर की ओर. A starts from school earlier than B, राइट. ये हो गया. अच्छा, A वॉक्स फास्टर देन बी या बी वॉक्स फास्टर देन ए. तो स्पीड की बात हो रही है, यहाँ पे स्पीड की बात हो रही है या वेलोसिटी की बात हम करते हैं. वेलोसिटी इज dx अपॉन dt. ये है स्लोप. इसका मतलब जिसका भी स्लोप ज़्यादा होगा वो ज़्यादा फास्ट वॉक कर रहा होगा, राइट. तो इसमें आप देख सकते हैं स्लोप क्या होता है, tan थीटा. थीटा किसका ज़्यादा है? जिसका ज़्यादा tan थीटा वो ज़्यादा फास्ट ट्रेवल कर रहा है, राइट. तो इस केस में B जो है वो फास्टर देन A. C जो केस है उसमें B वॉक्स फास्टर देन A. D में आ जाते हैं. A एंड B रीच होम एट द सेम या डिफरेंट टाइम. तो डिफरेंट टाइम में रीच कर रहे हैं. कैसे डिफरेंट टाइम में? क्योंकि यहाँ पे Q का T देखो ये है और यहाँ पे P का टाइम देखो ये है, तो ये डिफरेंट टाइम है, राइट. ये दोनों डिफरेंट टाइम है. A ओवरटेक्स B ऑन द रोड वंस या ट्वाइस. A और B कहाँ क्रॉस कर रहे हैं? एक बार क्रॉस कर रहे हैं इस जगह पे, राइट. इस जगह पे क्रॉस कर रहे हैं तो वंस. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. अ वुमन स्टार्ट्स फ्रॉम होम एट 9 AM एंड वॉक्स विद ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर ऑन अ स्ट्रेट रोड अप टू हर ऑफिस. 2.5 किलोमीटर दूर उसका ऑफिस है. 9 बजे स्टार्ट करती है और 5 बजे रिटर्न होती है. कैसे जाती है? ऑटो से जाती है. आपको सुटेबल स्केल सिलेक्ट करके डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है. ओके, ये 2.5 है किलोमीटर. ये यहाँ पे ऑफिस है और यहाँ पे होम है. यहाँ पे होम है. 9 बजे निकलती है लेडी, 5 किलोमीटर पर आवर वॉक करती है, तो 2.5 किलोमीटर कितने देर में पहुंचेगी? 30 मिनट्स लगेंगे. अब रिटर्न होती है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऑटो से जाती है. ऑटो से लेडी वापस जाती है अपने घर. तो इसको कितना टाइम लगेगा? 2.5 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 25 किलोमीटर पर आवर, तो ये होता है 0.1 आवर. 0.1 आवर मतलब इट विल बी 6 मिनट्स. तो इस तरीके से ग्राफ बनेगा. ये वाला पॉइंट हम लोग लेंगे. इधर टाइम एक्सिस है और इधर डिस्टेंस है. तो 2.5 किलोमीटर पे हम एक पॉइंट लेंगे x का
जितने देर में वो पहुंच रही है, तो 30 मिनट्स में पहुंच रही है, तो यहाँ पे 9:30 हो जाएगा। तो आप इसको जोड़ दीजिए, क्योंकि ये कांस्टेंट स्पीड कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। सिमिलरली जब वापस आ रही है तो क्या हो रहा है, ये है 5 बजे का टाइम, 5 बजे ऑफिस से निकलती है और ये 6 बजे का टाइम है, दिस इज 6 PM। तो इसको हमने क्या किया, 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पूरे को हमने 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से यहाँ हो जाएगा 6 मिनट्स, तो 5:36 PM पे वो अपने डेस्टिनेशन पहुँच जाएगी। तो दिस विल ऑल्सो बी अ स्ट्रेट लाइन, दिस विल ऑल्सो बी अ स्ट्रेट लाइन। क्यों स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि velocity is constant. A car moving along a straight line with speed 126 km/h is brought to sudden stop. तो 200 मीटर में sudden stop, रिटार्डेशन क्या होगा, सो x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2s, ये रिटार्डेशन हो जाएगा। तो वेलोसिटी कितना है 126 km/h, इसको मीटर्स पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 35 मीटर्स पर सेकंड आएगा। इसका आप स्क्वायर कर लो, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 200 कर दो मीटर, तो आपका आंसर आ जाता है -3.06 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। ये नेगेटिव में इसलिए है क्योंकि ये रिटार्डेशन है। क्यों रिटार्डेशन, मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, राइट। इसलिए जो भी एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी इट विल बी विथ अ नेगेटिव साइन, राइट। अब नेक्स्ट जो पूछा है कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर कार टू स्टॉप, टाइम निकालना है, तो v इक्वल टू यू प्लस 80 लगा दो। फाइनल वेलोसिटी है 0, इनिशियल वेलोसिटी 35 मीटर्स पर सेकंड माइनस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, तो t निकल जाएगा हमारा 11.44 सेकंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्लेयर थ्रोज अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड्स विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 29.4, तो 29.4 की स्पीड से फेंका। व्हाट इज द डायरेक्शन एंड एक्सेलरेशन ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन, तो अपवर्ड मोशन में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड ही होगा। सेकंड पे आ जाते हैं, व्हाट आर द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स मोशन, तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी तो 0 होगी बट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता रहेगा। थर्ड पे आ जाओ, सी, choose x equals 0, t equals 0 to be the location and time of the ball at its highest point, right? highest point के हिसाब से हमें देखना है x equals 0, vertically downward direction to be positive, ठीक है। give the sign of position, velocity and acceleration of the ball during its upward and downward motion। अगर ऐसी सिचुएशन है तो क्या होगा, तो इस पॉइंट पे हमने ले लिया कि ये x का पोजीशन है और t का पोजीशन है, तो जब बॉल ऊपर जाएगी तो एक्सेलरेशन, चूंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव बोला गया है तो एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव, और अपवर्ड डायरेक्शन में x विल बी नेगेटिव क्योंकि ये ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। v जो है वो नेगेटिव होगा क्योंकि वेलोसिटी का भी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। अब आ जाते हैं, जब बॉल नीचे गिर रहा है वेलोसिटी पॉजिटिव रहेगा, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव और x का भी जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव रहेगा। Next question, read each statement below carefully and state with reasons and example if it's true or false. Particle in one dimensional motion क्या होगा, with zero speed at an instant may have non-zero acceleration। अगर पार्टिकल किसी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है तो क्या होगा, स्पीड 0 बोला है, उसमें बोला है कि may have non-zero acceleration। अगर स्पीड 0 है तो नॉन जीरो एक्सेलरेशन होगा, यस होता है। अभी अभी हमने देखा जब भी बॉल टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचता है और वापस गिरने की कोशिश करता है, इट मीन्स दैट व्हेन इट रीचेज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रेजेक्ट्री तब एक्सेलरेशन नॉन जीरो होता है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। बी है, विथ जीरो स्पीड में हैव नॉन जीरो वेलोसिटी। जीरो स्पीड अगर होगी तो नॉन जीरो वेलोसिटी होगी, नहीं ये हो ही नहीं सकता। अगर स्पीड जीरो है तो वेलोसिटी जीरो ही होना चाहिए। विथ कांस्टेंट स्पीड मस्ट हैव जीरो एक्सेलरेशन, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, यस ये हो सकता है। विथ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन मस्ट बी स्पीडिंग अप, ये गलत हो सकता है क्योंकि स्पीड ज्यादा होगी ऐसा नहीं होता। अभी हमने देखा रिटार्डेशन का केस, रिटार्डेशन में क्या होता है, स्पीड कम हो रही है जबकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो सकता है। या अभी हमने देखा अगर एक बॉल ऊपर पॉइंट से नीचे जा रहा है और नीचे की डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव बोल दिया है तो एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव है, पर जब ये बॉल ऊपर जा रही है तो वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है, राइट। तो वेलोसिटी डिक्रीज होने के बाद भी पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो सकता है, दैट इज क्लियर कट केस ऑफ बॉल मूविंग अपवर्ड्स एंड रीचिंग एट सर्टेन हाइट, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट ऑफ 90 मीटर on the floor. At each collision with the floor, the ball loses 1/10 of its speed. Plot the speed time graph between t is equal to 0. ये बढ़िया क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको आप करिए। वेलोसिटी हम निकालेंगे एट जस्ट बिफोर द बॉल रीचेज द ग्राउंड, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस
2gh, इसको आप 9.8 कंसिडर करिए। टाइम ऑफ फॉल हो जाएगा 2h/g अंडर रूट। सो ये हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 9.8। सो t आ जाएगा हमारा 4.29 सेकेंड्स। तो अब जब कोलिजन हुआ, जब बॉल यहाँ पहुंचा और अब बॉल जो ऊपर साइड की डायरेक्शन में जा रही है, तो इसकी स्पीड हो जाएगी 10% लेस। द बॉल लूजेज 1/10 ऑफ इट्स स्पीड। तो 42, इसमें इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 42 इंटू 0.9, तो ये हो जाएगा 37.8। और यहाँ पे वेलोसिटी थी 42 मीटर्स पर सेकेंड। यहाँ कम होके इतना हो गया। तो अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ किस तरीके से बनेगा? तो यहाँ पे स्पीड 0 से स्टार्ट हुआ, फर्स्ट इम्पैक्ट आया 42 मीटर्स पर सेकेंड पे और टाइम था ये। उसके बाद इम्पैक्ट होने के बाद 10% लूज किया, फिर ये वेलोसिटी डिक्रीज होता जाएगा टिल इट रीचेस द topmost point. So this is how the graph will be made. Now let's move on to the next question. Explain clearly with examples the distinction between magnitude of displacement over interval of time and the total length path covered by particle over the same interval. डिस्प्लेसमेंट का मैं एक एग्जांपल दूंगा। इस पॉइंट पे मान लो A है। अब यहाँ से बंदा ट्रैवल करता है, पॉइंट B तक पहुँचता है, तो A के बीच में जो डिस्टेंस है वो A है। सो A मीटर हुआ। तो इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब ये वापस B से A की तरफ गया, फिर से A मीटर ट्रैवल किया। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? टोटल डिस्टेंस हो गया 2A मीटर। पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? इस केस में जब A से B की तरफ गया तो डिस्प्लेसमेंट भी A मीटर हुआ। बट जैसे ही इसने डायरेक्शन चेंज किया और वापस A की तरफ जाने लगा, तो अब ये फाइनल पोजीशन देखेगा कि कितना हुआ। फाइनल पोजीशन मान लो मेरा इस A पोजीशन पे वापस आ गया, तो मेरा टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। 0 कैसे हुआ? इनिशियली उसने A से स्टार्ट किया और वापस वो A पे ही आके रुक गया। तो फाइनल डेस्टिनेशन माइनस इनिशियल डेस्टिनेशन, जो भी ये होगा, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, राइट। और डिस्टेंस जो हो गया वो 2A हो गया। So now you must be aware what do you mean by magnitude of displacement या distance over an interval of time. B है मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम। अब यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी बोला है एंड द एवरेज स्पीड ओवर द सेम टाइम इंटरवल। तो हम कैसे बताएंगे मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड? शो इन बोथ ए एंड बी दैट सेकंड क्वांटिटी इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो सेकंड क्वांटिटी क्या है? एवरेज स्पीड, राइट। एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी से ज़्यादा होती है। कैसे होगा? सो एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन और एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर हम ये दो केस की बात करें, टोटल डिस्प्लेसमेंट जो था वो 0 था। अगर हम इसकी बात करते हैं, इस केस में टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 था और टोटल डिस्टेंस कितना था? 2A। एवरेज वेलोसिटी हो गया 0 क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही 0 है। और यहाँ पे एवरेज 2A डिवाइडेड बाई टी, 0/t इज इक्वल टू 0, 2A डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू 2A/t। सो इसमें कुछ वैल्यू आएगी, बट इसमें वैल्यू होगी 0। क्यों 0 होगी? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है, बट डिस्टेंस जो कवर किया है उसने तो किया है 2A। तो इन दोनों केस में क्या होगा? सो इस केस में अगर हम ये पॉइंट से गया ऐसे और फिर वापस इसी पॉइंट पे आया, डिस्प्लेसमेंट तो 0 होगा पर डिस्टेंस नॉन 0 होगा। एवरेज स्पीड विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। यही चीज़ हमने प्रूव करना था। सो विल कंटिन्यू इन दी next lecture. The next question will be 10th question of CBSE class physics ka. So keep practicing guys and stay tuned to the channel. Thank you very much.